हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 का चैप्टर 3 यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको इस बारे में पहले ही बता दूं कि हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिया गया है। यहाँ लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। उन क्लासेस को भी आप अटेंड करिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए फिर आज की क्लास की बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अब तक तो आपको भी अपना आंसर समझ आ गया होगा कि इस प्रेजेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस प्रेजेंट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। सही कथन पहचानिए। बसने की प्रक्रिया करीब, मैंने आपको पहले भी क्लास में समझाया था अपनी क्लास में कि हम जब एमसीक्यू लाते हैं तो आप सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रखेंगे हम आपको, बल्कि आप देखिएगा कि हर एक एमसीक्यू में हर एक स्टेटमेंट में आपको और भी बातें जानने को मिलेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर बसने की प्रक्रिया करीब कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई? 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं और जौ की फसलें आती हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे पहले कुत्ता और उसके बाद में भेड़ और बकरी बनाए गए। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो 4 स्टेटमेंट हो गए। इस तरह हमें 4 बातें और इसमें पता चल गई कि बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आती हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में पहले कुत्ता फिर भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। और बसने की प्रक्रिया का नाम किसे दिया गया? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब देखते हैं इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुझ होम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बुझ होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गतवास कहा जाता था। एक क्वेश्चन यही बन जाता है, गतवास किसे कहते हैं? तो आंसर होगा बुझ होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गतवास कहा जाता था। और उनकी विशेषता होती थी कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इस संदर्भ में करेक्ट हैं। क्वेश्चन, सही कथन पहचाने। कई जगह पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन उपकरणों को नवपाषाण युग का उपकरण माना गया है, नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसली का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए नहीं किया जाता था। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई जगह पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई उपकरण ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए उन उपकरणों को नवपाषाण युग का माना गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पर यह कहना कि ओखली और मूसली का उपयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए नहीं किया जाता था, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ओखली और मूसली का उपयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए भी किया जाता था। सही कथन पहचाने। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। क्या कह रहा है ये? नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले और उनकी एक विशेषता बता रहा है कि उन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग
खाना बनाने के लिए भी करने लग गए। और यहाँ इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो इन संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन, मेहरगर ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन सा सही आंसर होगा? आपके पास अब तक आप आंसर कर चुके हैं। मेहरगर ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। क्वेश्चन, सही कथन बताएं। अभी मैंने मेहरगन का ही एक एमसीक्यू पूछा था, उससे रिलेटेड ही मैंने स्टेटमेंट रखे हैं यहाँ पर। अब मेहरगर ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगर संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन सीखा। यहाँ खुदाई के सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्व को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। उनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। कब मिली हैं? खुदाई के सबसे पहले के स्तर से पुरातत्व को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। और किस प्रकार के? हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर इस संदर्भ में करेक्ट हैं, सही हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग कितने साल वर्ष पूर्व माना गया? तो मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग 8000 साल पूर्व माना गया। गलत कथन कौन सा है? देखिए ध्यान से रीड करिए, मैंने क्या पूछा है। मैंने पूछा है गलत कथन कौन सा है इसमें से। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये हम अभी रीड करके आए थे, सही है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकार आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे। अगला स्टेटमेंट, लोगों का आस्था है, लोगों की मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन नहीं होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी नहीं रखा जाता है। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। तो यहाँ पर इस संदर्भ में जो स्टेटमेंट 3 था वो इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि लोगों का आस्था है, लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता है। और मेहरगढ़ में इसी तरह की कब्रें मिली हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है? बताइए क्या आंसर होगा आपकी तरफ से स्टूडेंट्स। अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट मैंने रखे हैं, बताइए। दाओजली हेडिंग पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ पर जेडाइट पत्थर भी मिला है। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से, अब बताइए क्या आंसर होगा। इसी एक स्टेटमेंट में, इसी एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि दाओजली हेडिंग पुरास्थल कहाँ पर है? चीन और म्यांमार की ओर जाने के रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ पर खरोल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस वाले पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। जेडाइट नामक पत्थर कहाँ पे मिला है? इस वाले पुरास्थल पर प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ इस पुरास्थल से और क्या प्राप्त हुआ है? तो बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें बन रहे हैं। अब बताइए सही स्टेटमेंट क्या है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित विकल्प में से वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ से चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन देख लिया। अब ये देख लीजिए, जब मैंने आपको अभी ये वाले स्टेटमेंट करवाया था, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकार आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ वो पुरास्थल है जहाँ से चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो सही आंसर है मेहरगढ़। सही मिलान करें, ये पुरास्थल है और ये उनकी अब की स्थिति है जहाँ पर वो अब हैं। तो सही बताइए क्या इसमें सही मिलान करना है, सही कौन कौन सी है ये बताना है आपको इस संबंध में। तो अब तक आप आंसर कर चुके होंगे अपना। मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको बना के अच्छी तरह रखा है, देख लीजिए आप। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं महागढ़ा की, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ नोट कर लीजिए, यहाँ पर चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान प्राप्त हुए हैं।
अगले पॉइंट पे बात करते हैं गुफ काल की, इसमें लिखा है कश्मीर। हाँ, तो ये बात सही है, गेहूं दलहन के साच यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं चिरौंद, इसमें लिखा है मैंने आंध्र प्रदेश में, पर सही आंसर होगा बिहार। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सही मिलान करें, पुरास्थल और ये उनकी अवस्थिति, बताइए सही आंसर क्या होगा। महागरा, ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये वाला, हाँ यही है क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। इसका मतलब अब तो आप आंसर कर ही सकते हैं। महागरा ये सही था, गुफकाल ये भी सही था, पर ये थर्ड जो ऑप्शन था वो गलत था। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन का आंसर क्या था, बिहार में था। हाँ चलिए फिर स्टूडेंट, इसी के साथ अपनी यहाँ पर अब हम क्लास कंप्लीट करते हैं। हमारी तरफ से जितने क्वेश्चन आंसर हमें सही लगे हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और आशा करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी।